नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की खबरों की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर खबरों में चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो बनी हैं अखबारों की सुर्खियां। तो आज जान लीजिए क्या है सुबह की मुख्य खबरें। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में एक दंपत्ति उत्तर प्रदेश का भी है। जी हाँ, क्या है पूरा डिटेल, ये आज हम समझेंगे। कौन है वो दंपत्ति, कहाँ का रहने वाला है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को लेकर कौन सी नई बात कही है और वो क्यों जातीय जनगणना के एक पहलू से खुश दिखाई दे रहे हैं, ये भी बताएंगे। फिलहाल सियासी तौर पर नेपथ्य में चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को कैसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, कौन कौन पार्टियां और दल उनके साथ खड़े हैं, इसकी भी चर्चा है। इसके अलावा श्रावस्ती और बहराइच के बाद अब बुलडोजर उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर सिद्धार्थनगर में भी गरज रहा है, जहां उस भारत नेपाल सीमा पर, यानी कि उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर कई धार्मिक स्ट्रक्चर गिराए गए हैं। और आखिर में बाराबंकी में शकील बाबा की मजार पर लगने वाले मेले को रोक दिया गया है। तो ये खबरें सुबह की सुर्खियों में, जान लीजिए क्या है। अहमदाबाद विमान हादसे में उत्तर प्रदेश का भी एक दंपत्ति है। जी हाँ, नीरज लवानिया और अर्पना लवानिया, ये दोनों उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं और ये दंपत्ति लंदन घूमने जा रहा था। जब इस विमान के क्रैश होने की सूचना आई, तब से परिवारों का बुरा हाल था। देर रात होते होते इस बात की पुष्टि हो गई कि ये दोनों इसी विमान में सवार थे और अब दोनों की मौत हो गई है। तो अभी तक जिन 242 लोगों के मौत के आंकड़े आए हैं, मौत की बातें आई हैं इस विमान दुर्घटना में, उसमें एक परिवार, एक दंपत्ति उत्तर प्रदेश का भी है। आगरा के रहने वाला ये दंपत्ति है। फिलहाल अकोला में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ने भी अपनों को इस विमान दुर्घटना में खोया है। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। अखिलेश यादव इन दिनों ओम प्रकाश राजभर पर बेहद हमलावर हैं और उन पर हमला करने की वजह भी है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाए हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने फंडिंग की है। इतने नाराज हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर फंडिंग करने की क्या जरूरत, अगर उनको लगेगा तो उनको उनकी पार्टी तोड़ने में 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो रिवर फ्रंट पर, जो लखनऊ में रिवर फ्रंट बहुत बहुचर्चित बना है, वहां पर राजा सुहेलदेव की एक बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी और उनके हाथ में जो तलवार होगा वो सोने का तलवार होगा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वो इस बात को लेकर खुश हैं कि अब सरकार ने कहा है कि 9 महीने में ये जातीय जनगणना पूरी कर ली जाएगी। पहले उन्हें इस बात का यकीन नहीं था, आज भी यकीन नहीं है। सरकार लटकाने और भटकाने का प्रयास कर रही है, नए तरीके से आंकड़ों को फज करने की, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। लेकिन अगर 9 महीने के भीतर ये जातीय जनगणना पूरी हो जाती है तो ये खुशी की बात होगी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो 3 महीने से ज़्यादा इस जातीय जनगणना को नहीं लगते। तो कुल मिलाकर जातीय जनगणना सियासी तौर पर एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आपसे चर्चा की है कि जातीय जनगणना के साथ साथ उसके कुछ आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे, यानी कि 2027 में चुनाव होंगे और जातीय जनगणना अगर मुद्दा बना तो ये बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा इस मुद्दे से खुद को अलग रखती रही है, लेकिन अब ये मुद्दा बीजेपी ने ही सबके सामने उभार कर रख दिया है। अब ऐसे में जातीय जनगणना
कैसा होगा, किस तरीके से होगा, कितना डिजिटल होगा, कितना एक्यूरेट होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि 9 महीने में अगर सरकार करा लेती है तो ये अच्छी बात है और वो खुश हैं। अगली खबर, पिछले कुछ दिनों में क्या आपने सियासी रूप से सक्रिय स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं सुना है? लेकिन अचानक ही स्वामी प्रसाद मौर्य बेहद सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सक्रियता इतनी कि उन्होंने खुद को 2027 में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित कर दिया है। अभी फिलहाल न उनके पास कोई ऐसी पार्टी है, न काडर, न वो मंत्री हैं, ना ही वो किसी सदन के सदस्य हैं। लेकिन 9 छोटे छोटे दलों को जोड़कर उन्होंने एक मोर्चा बना लिया है और खुद को उस मोर्चे के नेता के तौर पर आगे किया है और कहा है कि 2027 में वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इन दावों में, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस नए पॉलिटिकल मूव को किस तरीके से देखा जाए? मौर्य बिरादरी या ओबीसी बिरादरी में उनकी एक पकड़ है और एक बड़ी पकड़ कभी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों वो पॉलिटिकल रूप से नेपथ्य में है। यानी कि उनकी अब वो सियासी स्थिति नहीं है जो पहले थी। लेकिन बहुत समय के बाद वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपनी पार्टी को का ऐलान किया और साथ साथ खुद के 2027 में मुख्यमंत्री का चेहरा होने का भी ऐलान कर दिया। तो जानिए इसमें आगे क्या क्या हुआ। उन्होंने पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपना एक पार्टी बनाने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि एक मोर्चा होगा जिसे लोक मोर्चा के नाम से बनाया गया है, जिसमें 9 दल शामिल होंगे और ये सभी पार्टियों ने उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मोर्चा में राष्ट्रीय समानता दल, सम्यक पार्टी, इसके अलावा जनसेवा दल सेवा, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, लोकहित समाज पार्टी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी और इसके अलावा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सरीखे जो छोटे छोटे ऐसे दल हैं जिनका नाम भी शायद किसी ने नहीं सुना होगा, जो अलग अलग बिरादरियों के, अलग अलग सांस्कृतिक समूहों के दल हैं, उसका इन्होंने एक लोक मोर्चा बनाया है और खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। तो अब देखना है कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आते हैं 2027 के चुनाव को लेकर। फिलहाल बीजेपी से जब बसपा से उनके रिश्ते खराब हुए तो बीजेपी में आए, 2017 से 22 तक बीजेपी में मंत्री रहे। 22 चुनाव के ऐन पहले वो समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी में की सरकार नहीं बनी तो भी सपा ने उन्हें विधान परिषद में अपना नेता बनाया, उन्हें विधान परिषद भेजा, लेकिन उन्हें सपा में मन नहीं लगा और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए कि उन्हें बाहर होना पड़ा। सपा ने उन्हें एक तरीके से बाहर कर दिया और खैर उन्होंने खुद से भी अलग कर लिया समाजवादी पार्टी से खुद को, और अब वो नए अवतार में आए हैं कि वो अब मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चलिए इस पर भी नज़र रहेगी, देखते हैं वो खुद और उनका जो ये मोर्चा है कितना गुल खिला पाता है। अब अगली खबर, तो उत्तर प्रदेश से सटे इंडो नेपाल सीमा पर बुलडोजर लगातार गरज रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहां पर बिल्कुल भारत नेपाल सीमा है और 10 किलोमीटर के सीमा के दायरे में जो भी अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर हैं, खास करके सरकारी ज़मीनों पर, बंजर ज़मीनों पर, वन्य भूमि की ज़मीनों पर जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर हैं, मदरसे, मस्जिदें, मंदिर, इन्हें सबको हटाया जा रहा है। और अभी तक श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत के बाद अब ये काम सिद्धार्थ नगर में तेज हो गया है। सिद्धार्थ नगर के इंडो नेपाल सीमा पर बाकायदा बंजर जमीन पर 50-60 साल से बने हुए एक मस्जिद और मदरसे को पिछले कई सालों से लगातार नोटिस दी जा रही थी। 2023 में उसके ऊपर 2,18,000 का जुर्माना भी किया गया था कि ये
जो धार्मिक स्ट्रक्चर है, साथ साथ जो मदरसा बना है, ये दोनों न सिर्फ सरकारी ज़मीन पर है, सरकार के बंजर ज़मीनों पर बना हुआ है, बल्कि इसके कोई कागजात नहीं हैं। तो या तो इसके कागजात पेश किए जाएं या फिर इसे हटाया जाए। कई नोटिस के बावजूद कि ग्रामीण जो उस इलाके के लोग हैं, जो मस्जिद और उस मदरसे कमेटी के लोग हैं, वो उसे खुद से तोड़कर हटा लें, क्योंकि यहाँ पर यह गैर कानूनी है और उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। लगातार प्रशासन ने वहाँ के कमेटी को कहा कि आप हटा लें, लेकिन जब नहीं हटाया तो एक दिन पहले अहले सुबह बुलडोज़र पहुँचा और उसने उस मस्जिद और मदरसे को वहाँ से पूरी तरीके से हटा दिया है। ये मदरसा लगभग, इसके बारे में कहा जा रहा है कि 50 सालों से ये मदरसा संचालित था और यह मदरसा अल सलफिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो ये कमेटी है वो चला रही थी और शोहरतगढ़ के इलाके में इस मदरसे को बनाया गया था। बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर भारत नेपाल सीमा के भीतर जो सरकारी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण करके इसे बनाया गया था और लगातार कई नोटिस के बाद भी जब इसे लोगों ने नहीं हटाया तो सुबह सुबह सिद्धार्थ नगर प्रशासन ने इसे हटा दिया है। तो अब जो ये कार्रवाई है धार्मिक स्ट्रक्चर पर, ये कार्रवाई अब ज़्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। और आखिर में आपको बताएं कि शकील बाबा की जो दरगाह है बाराबंकी में, वहाँ पर इस साल उर्स मेला नहीं लगने दिया गया है और जिससे जो उनके ज़ायरीन हैं, जो कि उनके के मानने वाले हैं, उनमें भारी रोष है। पिछले साल इस मेले में दो पक्षों के बीच, दो लोगों के बीच भयंकर विवाद हुआ था, लड़ाई हुई थी और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। हालांकि एक पक्ष और प्रशासन के भीतर ये भी चर्चा है कि जिस तरीके से बहराइच में गाजी सालार मसूद की दरगाह पर मेला नहीं लगने दिया गया, उसी तरीके से शकील बाबा की दरगाह को भी रोका गया है और लोग बताते हैं कि दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध है। इस वजह से प्रशासन ने रोका है। 1-2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि आक्रांता या आक्रांता से जुड़े हुए किसी भी शख्स के नाम पर कोई भी महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा। तो ये उसी की दिशा में बढ़ता हुआ कदम दिखाई देता है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अखबारों ने आज किसे अपने यहाँ खबरों में तवज्जो दी है। तो अगर आप अखबारों को देखेंगे तो चाहे दैनिक जागरण हो या नवभारत टाइम्स हो, आज तमाम जो अखबार है, जो पेपर है, वो सब सिर्फ और सिर्फ उस प्लेन क्रैश जो कि अहमदाबाद में हुआ है उनकी खबरों से ही पटे पड़े हैं और एक एक खबर सभी अखबारों ने कवर किया है। ज़्यादातर अखबारों के पहले और दूसरे पन्ने इस भीषण हादसे की खबरों से ही पटे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने भी इस बड़े हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है और उसे भी तवज्जो मिली है। तो सुबह की सुर्खियों में इतना ही। कल सुबह आपके सामने फिर हाजिर होंगे खबरों की सुर्खियां लेकर। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।